our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. 90 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी का फर्स्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस है, जिसमें से 90 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लें। ये जो पेपर फर्स्ट है, इसके अंदर जेनेटिक्स, टेक्सोनोमी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इवोल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये सारी यूनिट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अभी हम देखेंगे ये इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें फोसिल के बारे में पूछा है कि प्रोसेस बाय विच द हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइक बोन्स एंड टीथ आर गेट प्रिजर्व्ड एज फोसिल्स इज नोन एज। तो जो हार्ड पार्ट है लाइक बोन्स एंड टीथ, वो अगर फोसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व्ड रहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन मतलब कोई भी चीज कंप्रेस्ड हो चुकी है किसी चीज के बीच में। तो कंप्रेशन क्या होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, यूजुअली इसमें सॉफ्ट पार्ट जो होता है लाइक प्लांट्स के जो सॉफ्ट, यूजुअली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है ये टर्मिनोलॉजी कंप्रेशन। इसमें प्लांट्स की जो सॉफ्ट बॉडीज है वो कंप्रेस्ड हो जाती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स की लेयर के बीच में वो कंप्रेस्ड हो जाती है, जिससे उसकी कुछ एक थिन कार्बन फिल्म फॉर्म हो जाती है और वो एक 2 डायमेंशनल यहाँ पर इंप्रेशन क्रिएट करती है, क्योंकि ये दोनों तरफ से फोसिल्स के बीच में इस तरह से कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों साइड का इसमें इंप्रेशन आ जाएगा और इस वजह से इसमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी देखी जा सकती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो फोसिल, कुछ लीव्स जो फोसिल के फॉर्म में रहती है कोल बेड के अंदर, या फिर कुछ फर्न के इंप्रेशन है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। तो ये कंप्रेशन की बात हुई है। कंप्रेशन तो सॉफ्ट बॉडीज के लिए यूज किया जाता है, सॉफ्ट पार्ट या सॉफ्ट बॉडीज, नॉट फॉर द हार्ड पार्ट लाइक बोन्स एंड टीथ। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मोल्ड्स की बात करें तो मोल्ड का हम जैसे नाम से पता चल रहा है कि मोल्ड क्या होता है, कोई भी मोल्डिंग करना, जैसे कि हैंड के मोल्ड्स भी बनाते हैं आजकल लोग। तो मोल्ड और कास्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे इंप्रेशन या कैविटी क्रिएट कर देना किसी बीच में और फिर उसके चारों तरफ कोई सेडिमेंट्स या जो मिनरल्स है उसका इकट्ठा हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ड पार्ट है वो तो डिसोल्व हो जाएगा, लेकिन उसका इंप्रेशन वहां पर रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो केविटी फॉर्म होती है वो मिनरल्स और सेडिमेंट्स से वापस से फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक रेप्लिका फॉर्म हो जाता है किसी भी सेडिमेंट्स का, रेप्लिका फॉर्म हो जाती है किसी भी पार्ट का या ऑर्गन्स का। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अमोनाइट मोल्ड इन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के अंदर जो अमोनाइट्स हैं उनके मोल्ड फॉर्म होना, या फिर ट्राइलोबाइट के जो कास्ट हैं वो शेल के अंदर ट्राइलोबाइट के कास्ट फॉर्म होना, ये दोनों एग्जांपल्स हो जाएंगे मोल्ड के। तो इसके अंदर कोई हार्ड पार्ट का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हार्ड पार्ट प्रिजर्व नहीं रहेगा, उसकी सिर्फ यहाँ पर रेप्लिका फॉर्म होगी। सो रेप्लिका फॉर्म होगी और कैविटी फॉर्म होगी, इस वजह से ये भी आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। शूडो फोसिल्स की बात करें तो ये नाम से पता चल रहा है कि ये फोसिल्स लाइक दिखते हैं, लेकिन ये रियल में फोसिल्स नहीं है। मतलब कि रॉक वगैरह जो होती है, रॉक्स वगैरह, उनके अंदर नेचुरल पैटर्न ही ऐसा फॉर्म होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई फोसिल्स यहाँ पर था। लेकिन ये जो नेचुरल पैटर्न है ये किसी मिनरल के डिपोजिशन से हो सकता है, लाइक मैग्नीज या आयरन ऑक्साइड्स की वजह से वो वहां पर पैटर्न फॉर्म हो जाता है और वो मिमिक करता है किसी प्लांट्स के फोसिल को या फिर किसी भी बायोलॉजिकल ओरिजिन, बायोलॉजिकल जो पैटर्न है उसको वो मिमिक करता है, लेकिन ये रियल में बायोलॉजिकल ओरिजिन का फोसिल नहीं होता है, इस वजह से इसको शूडो फोसिल बोला जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है यहाँ पर। अब हमारा बचा है पेट्रिफिकेशन, और पेट्रिफिकेशन ही हमारा आंसर है। पेट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जनरली जो हार्ड पार्ट है लाइक बोन्स एंड टीथ या फिर बोन्स जो होता है, उस ऑर्गेनिक जो हार्ड पार्ट है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ वो ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाता है मिनरल्स के साथ में। लाइक उसमें मिनरल्स आ जाएंगे, सिलिका या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पायराइट, ये सब मिनरल्स उसमें डिपॉजिट होने लग जाते हैं ग्रेजुअली। और फोसिल की जो स्ट्रक्चर है लाइक उसका शेप है या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो वो उसका जो ओरिजिनल हार्ड पार्ट है वो तो वहां पर मिनरलाइज्ड हो जाएगा, मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाएगा उसमें कंप्लीटली, लेकिन उसका जो हार्ड पार्ट है या इंटरनल जो स्ट्रक्चर है और उसका शेप जो है वो वहां पर इम्प्रिंट हो जाएगा। तो उसको बोला जाता है पेट्रिफिकेशन या फिर पेट्रिफेक्शन और पर मिनरलाइजेशन, क्योंकि इसमें मिनरलाइजेशन भी हो रहा है।
तो इसमें जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो डायनासोर्स की जो बोन्स है वो रॉक के अंदर प्रिजर्व्ड हो चुकी हैं, तो वहां पर मिनरल्स का डिपोजिशन हो चुका है, उसका ऑर्गेनिक पार्ट बिल्कुल उसका ओरिजिनल जो हार्ड पार्ट है वो तो वहां मिनरलाइज हो चुका है, लेकिन उसके इम्प्रेशंस अभी भी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। और पेट्रीफाइड वुड प्रेजेंट रहती है पेट्रीफाइड फॉरेस्ट के अंदर। मेमोथ के जो टस्क हैं वो टीथ हैं वो मिले हैं साइबेरिया के अंदर प्रिजर्व्ड मिले हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके पेट्रिफिकेशन के। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर जो हार्ड पार्ट है बोन्स और टीथ उसका मिनरलाइजेशन हो जाता है और उसका प्रिजर्व यहाँ पर पेट्रिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटिमेरिया द ओनली लिविंग स्पीशीज ऑफ सिलाकेंथ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। तो लेटिमेरिया एक सिलाकेंथ्स का एक लिविंग फॉसिल है, इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। और ये किसके मोर क्लोजली रिलेटेड है, ये बिलोंग करती है लोब फिन फिशेस से। लोब फिन फिशेस, तो लोब फिन फिशेस कैसी होती है कि जिसके जो फिन्स होते हैं वो लोब लाइक अपेंडेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिम्स के फॉर्म में लिम्स के जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, उनको बोला जाता है लोब फिन फिशेस, जिसके अंदर आते हैं सार्कोप्टेरिजी। और सार्कोप्टेरिजी के 3 लीनियस है मेनली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है इसमें सिलाकेन, जिसके अंदर लेटिमेरिया आ जाएगा। दूसरा है डिप्नोई, जिसके अंदर लंग फिशेज आ जाएगी। और तीसरा है इसमें टेट्रापोड्स, जिसके अंदर फिशेज, टेट्रापोड्स जिसके अंदर बर्ड्स रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये सारी चीजें आ जाएगी। तो जो लो फिन फिश है वो मोर क्लोजली रिलेटेड टू द लंग फिशेस, एक तो लंग फिशेस से और एक टेट्रापोड से, ये काफी ज्यादा मिलती जुलती होती है क्योंकि इसके जो फिन है फिन्स है वो भी लिम्स के जैसे दिखाई देते हैं, और इसकी जो इंटरनल बोन की जो स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है वो भी टेट्रापोड जैसे होती है। तो लंग फिशेस एंड टेट्रापोड्स ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटोकोडेट्स काफी प्रिमिटिव वाले कोडेट्स होते हैं, इससे रिलेटेड नहीं हो सकती ये। रे फिन फिशेस जिसके अंदर ट्यूना और ये आ जाती हैं, और ये अलग लीनियस है, इसके अंदर ये नहीं आएगा। कार्टिलेजिनस फिश और बहुत ज्यादा डिस्टेंटली हैं जिसके अंदर शार्क वगैरह आती हैं। और ये जो जिनके अंदर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट रहता है, तो ये तो यहाँ पर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द गिवन डज नॉट कम अंडर द वेलेसिस लाइन। तो अल्फ्रेड अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज की थी वेलेस लाइन। वेलेस लाइन क्या होती है, जो ओरिएंटल रीजन लाइक जो इन्होंने जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर अर्थ को डिवाइड किया है 6 जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर, जिसमें एक होता है ओरिएंटल रीजन भी होता है और एक होता है ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो ऑस्ट्रेलियन ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन को सेपरेट करने के लिए एक इन्होंने लाइन बताई है, जिसमें ओरिएंटल रीजन के जो ओरिजिनेटेड फोना है लाइक एलिफेंट है, टाइगर है या फिर लाइन है, ये सारे जो स्पीशीज हैं उनको सेपरेट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज है लाइक यहाँ पर कैंगरू है, ये वो कैंगरू या मार्सुपियस जो भी है उनसे सेपरेट करने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। और इस लाइन के अंदर अब यहाँ पर देख सकते हैं ओरिएंटल रीजन लाइक जो एशिया वाला रीजन है और ऑस्ट्रेलियन रीजन है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो इसमें सेलेब्स आता है, बोर्नियो आता है एंड फिलीपींस वाला आता है, ये जो नदर्न नदर्न आइलैंड वाला पार्ट है फिलीपींस वगैरह, तो इसके अंदर ये ओरिएंटल रीजन में कंसिडर किए जाते हैं। और बोर्नियो इसके जो वेलेस लाइन के वेस्ट की साइड आएगा, मतलब ओरिएंटल रीजन की साइड आएगा, और सेलेब्स ईस्ट वाली साइड में आएगा, तो ऑस्ट्रेलियन रीजन है उसके अंदर। तो फिलीपींस क्या है, नदर्न आइलैंड है जो ओरिएंटल रीजन का पार्ट माना जाता है। और तो ये तीनों ही इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन पोलिनेशियन और सैंडविच आइलैंड है जिसको हवाइन आइलैंड भी बोला जाता है, ये काफी दूर है वेलेस लाइन, ये काफी दूर है वेलेस लाइन और ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन से, इसको हवाईयन आइलैंड भी बोला जाता है। तो ये तो काफी दूर है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये आइलैंड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये वाले पोलिनेशिया और सैंडविच आइलैंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वेलेस लाइन से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
Next question is which mixture was used by Miller and Urey in support of biochemical origin of life? तो स्टेनले मिलर एंड हैरोल्ड यूरे जो है, ये दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने 1953 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने जो ओपेरिन और हेल्डेन की जो केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी है उसको उसको टेस्ट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ लाइफ का जो ओरिजिन है वो किस तरह से हुआ है, उसको बताने के लिए इन्होंने एक क्लोज्ड सिस्टम यूज किया, और उस सिस्टम के अंदर कुछ गैसेस का यूज किया। इन्होंने अर्ली जो अर्थ वाली कंडीशन है वो क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके अंदर एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, जिसमें विदाउट ऑक्सीजन किस तरह का एनवायरनमेंट रह सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से गैसेस देखें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इन्होंने यूज नहीं किया था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हीलियम का यूज भी इन्होंने नहीं किया था, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने मीथेन, नाइट्रोजन के सोर्स के लिए इन्होंने अमोनिया का यूज किया था, नाइट्रोजन यहाँ पर यूज नहीं किया था, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मीथेन का यूज किया था, अमोनिया का यूज किया था, हाइड्रोजन का यूज किया था, और वाटर वेपर जो रिएक्शन के लिए इनका यूज किया था। और इन्होंने देखा कि ये सारी जो गैसेस हैं इनको जब इन्होंने एक साथ मिला के देखा, तो वहां पर देखा गया कि कुछ अमाइनो एसिड्स फॉर्म होने लग जाते हैं कुछ वीक्स के बाद। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक सिंपल अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन है, एलिनिन है, ये सिंपल अमाइनो एसिड वहां पर फॉर्म होने लग गए थे। ग्लाइसिन है, एलिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुए, इनको एक एविडेंस मिला कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए यही आगे जाकर क्या हुए, जो इवोल्यूशन है, ये एक प्रीबायोटिक कंडीशन थी फॉर द लाइफ, फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये इन्होंने प्रूव किया था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डार्विन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज स्लोएस्ट ब्रीडर? तो डार्विन के अकॉर्डिंग स्लोएस्ट ब्रीडर कौन सा एनिमल है यहाँ पर? द टोर्टोइज, व्हेल, एलिफेंट एंड एलिगेटर। टोर्टोइज की लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होती है, एलिफेंट की भी लगभग ज्यादा ही होती है, लेकिन जो डार्विन है उन्होंने अपनी जो बुक है 1859 में अपनी बुक जो लिखी थी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिकली एलिफेंट्स के बारे में, कि एलिफेंट जो है वो स्लोएस्ट ब्रीडर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लाइफ स्पेन है वो भी ज्यादा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। इनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफी ज्यादा होता है, 22 मंथ्स होता है लॉन्गेस्ट इन द मेमल्स। इसके अलावा इनकी जो मेच्योरिटी होती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी फीमेल के अंदर, वो भी आफ्टर 15 ईयर्स बाद होती है, तो ये भी ज्यादा है। और कुछ ऑफस्प्रिंग जो है वो सिर्फ 4 से 5 साल के बीच में सिर्फ एक काफ को ये बर्थ करते हैं, एक काफ को जन्म देते हैं। तो इसका मतलब जो डार्विन हैं उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बताया कि ये जो है ऑफस्प्रिंग्स, अगर तो डार्विन ने कैलकुलेट किया कि अगर सारे ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा इनॉर्मसली काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ओवर सेंचुरीज। तो इस वजह से इसके अंदर इट शोइंग द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो स्लोएस्ट एनिमल है वो है एलिफेंट्स। ये जो अदर एनिमल्स दे रखे हैं उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इनके ऊपर फोकस नहीं किया था, इनके जो बिहेवियर है उसको डार्विन ने एनालाइज नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज डज नॉट हैपन बाय विच ऑफ द गिवन बेसिक वेज? तो माइक्रो इवोल्यूशन किसकी वजह से यहाँ पर नहीं हो पाता है? यहाँ पर पूछा नॉट हैपन्स। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइक्रो इवोल्यूशन सबसे पहले होता क्या है? माइक्रो इवोल्यूशन मीन्स स्मॉल चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन और ओवर टाइम। तो कोई भी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं किसी भी एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर ओवर द जनरेशन, तो उसको बोला जाता है माइक्रो इवोल्यूशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसके अंदर बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट जो आता है, ये एक रैंडम चेंजेस होते हैं एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर और स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, तो इसकी वजह से एलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो सकते हैं, ये करेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो सकते हैं, लाइक जो डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल दैट आर नेचुरली सेलेक्टेड
सो नेचुरल सिलेक्शन में भी एलेलिक चेंजेस होते हैं, उसी के बाद माइक्रो एवोल्यूशन हो पाता है। म्यूटेशन इज द मेजर कॉज ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, क्योंकि म्यूटेशन होगा तभी एलेलिक फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। तो ये तीनों तो मेजर कॉज है माइक्रो एवोल्यूशन के। लेकिन जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है ये कोई कॉमन कॉज नहीं है माइक्रो एवोल्यूशन का, क्योंकि अगर कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है किसी स्पीशीज के बीच में, तो ये एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। और अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है तो उस वो लीड करता है उस अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है तो उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पर मैक्रो इवोल्यूशन हो रहा है। जब स्पीशीज लेवल पर कोई इवोल्यूशन होता है तो उसको बोला जाता है मैक्रो इवोल्यूशन। और जेनेटिक लेवल पर, जीन लेवल पर अगर कोई चेंज हो रहा है, एलील लेवल पर अगर कोई इवोल्यूशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है माइक्रो इवोल्यूशन। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू मैक्रो इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नॉट द माइक्रो इवोल्यूशन। Next question is the earliest and most primitive anthropoid ape during Oligocene is। तो ओलिगोसीन जो पीरियड था, ओलिगोसीन एरा के अंदर जो एप थे वो फ्लरिश होने लग गए, क्योंकि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उस टाइम एवरग्रीन फॉरेस्ट सवाना ग्रासलैंड के अंदर कन्वर्ट होने लग गए। तो सवाना ग्रासलैंड जब फॉर्म हुआ तो जो एप वगैरह जो थे जो ट्रीज के ऊपर रहते थे वो नीचे आकर बाइपिडल वाला जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट होने की जो अर्ली स्टेजेस है उसके अंदर आ गए। तो इसमें जो वीर वाला रस्तोगी वाली बुक है उसके अंदर आप एप और मेन का जो इवोल्यूशन है उस चैप्टर को देखेंगे तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो ओलिगोसीन एरा है जो 25 टू 30 मिलियन ईयर एगो, उस टाइम सबसे पहले था प्रोप्लियोपिथेकस। उसके अंदर क्लियरली दे रखा है कि जो प्रोप्लियोपिथेकस है उससे बने थे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। और ये डायरेक्टली जो है रिलेटेड थे एप और मेन से, और ये मियोसिन पीरियड के अंदर आए। लेकिन प्रोप्लियोपिथेकस से पहले भी एक और प्रेजेंट था जिसको बोला जाता है पैरापिथेकस। पैरापिथेकस जो था वो अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एंथ्रोपॉइड एप था, जिसकी जो साइज थी वो काफी स्मॉल थी। उसके अंदर डेंटेशन था, वो भी जनरलाइज डेंटेशन था। एडवांस फीचर जो थे, जो भी एप और मंकी के अंदर जितने भी एडवांस फीचर है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो पैरापिथेकस को यहाँ पर जनरली कंसिडर किया जाता है मोस्ट अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एंथ्रोपॉइड एप। उसके बाद प्रोप्लियोपिथेकस, फिर इजिप्टोपिथेकस आता है। इजिप्टोपिथेकस ये भी, प्रोप्लियोपिथेकस भी इजिप्ट के अंदर ही मिला था इसका फोसिल्स। तो इसके बाद इजिप्टोपिथेकस जो है वो भी इससे जस्ट रिलेटेड ही होता है। फिर आता है लिम्नोपिथेकस, और जिसको प्लियोपिथेकस भी बोलते हैं, प्लियोपिथेकस या लिम्नोपिथेकस। मियोसिन एंड प्लियोसिन पीरियड के अंदर देखा गया था, तो ये तो लेटर स्टेजेस वाला है। उसके बाद आया था प्रोकॉन्सल, जिसको लीकी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था प्रोकॉन्सल को। और ये केन्या के अंदर जो विक्टोरिया लेक है उसके आसपास इसके फोसिल्स मिले थे मियोसिन पीरियड के टाइम के। फिर ये प्रोकॉन्सल के बाद आता है ड्रायोपिथेकस, और ड्रायोपिथेकस के बाद आते हैं ओरियोपिथेकस। ओरियोपिथेकस के बाद में आता है रामापिथेकस, और रामापिथेकस और शिवापिथेकस इनके बाद तो हमें पता है कि किस तरह से एवोल्यूशन होता है। ये जो रामापिथेकस और शिवापिथेकस है ये इंडियन रीजन के अंदर जो शिवालिक हिल्स है उसके ऊपर मिले थे, इस वजह से इनका हिंदू गॉड्स के नाम पर इनका नाम रखा गया। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड फिर वो होमो एबिलिस होमिनिड वाली जो फैमिली है वो स्टार्ट हो जाती। ये जो है सारे एप वाले हैं। तो एप्स जिसमें है वो सबसे प्रिमिटिव वाला है पैरापिथेकस, उसके बाद प्रोप्लियोपिथेकस, उसके बाद लिम्नोपिथेकस और उसके बाद प्रोकॉन्सल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द गिवन रिल्म्स इज बाउंडेड बाय हिमालयाज इन इट्स साउथ। तो जो वेलेस ने जू जियोग्राफिकल रिल्म्स या जू जियोग्राफिकल रीजन्स को डिवाइड किया था वो मेनली 6 रीजन्स में डिवाइड किया था, जिसके अंदर एक आता नियार्कटिक, एक आता नियोट्रॉपिकल, एक आता ओरिएंटल, एक आता पेलियार्कटिक और एक आता ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड इथोपियन। तो ये टोटल 6 जू जियोग्राफिकल रिल्म्स हैं जिसको वेलेस ने डिवाइड किया था। नियार्कटिक के अंदर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, नियोट्रॉपिकल के अंदर आता है साउथ अमेरिका वाला पार्ट,
ओरिएंटल रीजन के अंदर साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, और मोस्टली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट आ जाता है। पेली आर्कटिक के अंदर आता है जो नदर्न यूरोप वाला रीजन, और इसके अंदर आ जाते हैं मेनली जो एशिया, नदर्न एशिया वाला जो पार्ट है वो सारा इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द एशिया वाला पार्ट पेली आर्कटिक के अंदर ही आता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ जाएगा, और इथोपियन के अंदर अफ्रीका वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये सारे रीजन्स हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो साउथ हिमालयस जो है, रिम्स इज बाउंडेड बाय हिमालयस इन इट साउथ। तो साउथ हिमालयस जो है वो आ जाएगा पेली आर्कटिक रीजन के अंदर, क्योंकि जो ओरिएंटल रीजन है उसके अंदर आता है नदर्न हिमालय, नॉर्थ पार्ट ऑफ द हिमालयस, वो बाउंड्री क्रॉस करती है। साउथ पार्ट जो है वो चाइना वाला और रशिया वाला वो पार्ट, उसके अंदर जो ये साउथ हिमालयन वाली जो रेंज है वो आ जाएगी पेली आर्कटिक रीजन के अंदर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a requirement for the Hardy-Weinberg equilibrium to be maintained in the population? तो हार्डी विनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इक्विलिब्रियम, एक इक्वेशन क्रिएट की टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम। किसी भी पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये वाली इक्वेशन दी थी, जो है p² + q² इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा p² + 2pq + q² इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन बताती है, इस इक्वेशन के लिए कुछ यहाँ पर इन्होंने हाइपोथेटिकल कंडीशंस क्रिएट की कि ऐसी कंडीशन हो अगर, तो फिर कोई भी पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन हो सकते हैं, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजिकल कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता रहता है, कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं रह सकती है। लेकिन इन्होंने बताया कि कोई भी पॉपुलेशन की साइज काफी ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन साइज हो, उसके अंदर रैंडम मेटिंग हो, नॉन रैंडम नहीं, सिर्फ रैंडम मेटिंग हो, और कोई भी माइग्रेशन या इमिग्रेशन नहीं हो, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो, तो फिर वो जो पॉपुलेशन है वो वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट, कौन सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है लार्ज पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, कोई भी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और नॉन रैंडम मेटिंग है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं, और ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कोई भी पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकती है, जो कि बायोलॉजिकल कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, नेचुरल कंडीशन में। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय। तो डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी उसको कौन से साइंटिस्ट यहाँ पर क्रिटिसाइज करते थे। नेचुरल सिलेक्शन ग्रेजुअलिज्म को फॉलो करता है, कि ग्रेजुअल टाइम के बाद में ग्रेजुअली कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है। और नेचुरल सिलेक्शन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और उसके बाद स्पीशीज के अंदर स्पेशिएशन होता है, मतलब चेंजेस आते हैं। तो ये डार्विन ने बताया था ग्रेजुअल थ्योरी और स्लो थ्योरी, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस काफी स्लो होता है। लेकिन ह्यूगो डी ब्रिज थे, उन्होंने काफी इनको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि डार्विन जो है वो क्लियरली ये समझाने में अनेबल थे कि किस वजह से ये जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, किस वजह से, मतलब जीन्स के अंदर चेंज हो रहा है, फैक्टर्स के अंदर चेंज किस वजह से हो रहा है। ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी, और इन्होंने बताया कि सडन जो चेंज है, सडन म्यूटेशन की वजह से कुछ सडन चेंज हो सकता है, और उसकी वजह से इवोल्यूशन हो सकता है। तो ये ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया। तो कोई भी थ्योरी अगर यहाँ पर कुछ भी न्यू अगर चीज कोई बताता है तो उसको क्रिटिसिज्म सबसे पहले मिलता है, उसको अप्रिशिएट बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर डार्विन जो है, सब इतने बड़े जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन की इतनी सबसे बड़ी इतनी अच्छी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, तो उनको भी क्रिटिसाइज किया गया था, और उनको क्रिटिसाइज किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। सर रिचर्ड ओवन की बात करें तो ये भी डार्विन के क्रिटिसाइज्ड थे, लेकिन इन्होंने जो रिलीजियन के बेस पे, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ग्राउंड के बेस पे इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था। इनका कोई साइंटिफिक अल्टरनेटिव या साइंटिफिक बेस्ड नहीं था, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा।
जूलियन हक्सले डार्विन के काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, इन्होंने नियो डार्विनिज्म भी दिया था, नियो डार्विनिज्म, जिसमें इन्होंने कुछ जो चेंजेस थे नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, जो जीन्स के बारे में बात की, इन्होंने बताया कि मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी इन्होंने दी थी, जिसके अंदर मेंडल के जो जेनेटिक्स वाले जो मेंडेलियन जेनेटिक्स को कंबाइन किया था इन्होंने विद द नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी भी दी थी, इसको ही मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी बोला जाता है, नियो डार्विनिज्म को, जिसके अंदर मेंडल्स के जो रूल्स है, मेंडल की जो जेनेटिक्स है, उसको नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के साथ में मर्ज किया था। तो ये तो सपोर्टर थे। विजमैन जो थे, इन्होंने भी ये क्रिटिसिज विजमैन जो थे, इन्होंने लेमार्किज्म को डिस्प्रूव किया था, और इन्होंने, आपको याद हो तो, काफी 22 टाइम्स इन्होंने जो रैट होते हैं उसकी टेल को कट करके देखा, और 22 जनरेशन तक इन्होंने चेक किया कि अगली जनरेशन में वो टेल है वो एब्सेंट रहती है या नहीं रहती है। तो इस तरह से विजमैन ने जो है वो लेमार्किज्म को डिस्प्रूव किया कि कोई भी एक्वायर्ड करेक्टर्स है वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं। तो ये जो लेमार्किज्म है इसको डिस्प्रूव करने वाले थे, इन्होंने डार्विन को क्रिटिसाइज नहीं किया था, तो इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ह्यूगो डी व्रिज है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस के साथ में डार्विन को क्रिटिसाइज किया था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे इवोल्यूशन से रिलेटेड। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।